इस वीडियो में हम रीट 2018 के 10 क्वेश्चन लेंगे और उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो शिक्षक का कार्य यानी कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, अर्थात शिक्षक ट्यूशन नहीं करा सकता। ये RT 2009 के अंतर्गत माना गया है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूल व तीव्र इच्छाओं के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, अर्थात सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। तो सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब होता है कि व्यक्ति जब कोई वस्तु उसे दिखाई देती है और उसको अच्छी लगती है तो वह उसको हर हाल में प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह नैतिक रूप से प्राप्त हो चाहे अनैतिक रूप से प्राप्त हो, और अपनी मन की इच्छा को शांत करना चाहता है। इसको बोलते हैं इड, और इस इड को इदम कहते हैं। और इसके अंतर्गत राक्षस प्रवृत्ति आती है। फिर आती है ईगो। ईगो में आता है अहम। इसके अंतर्गत व्यक्ति जब कोई वस्तु पसंद करता है तो वह सोचता है कि अगर हम इस वस्तु को प्राप्त करेंगे तो इसका कोई दूसरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, यानी कि वो सोचता है कि ये वस्तु सही है या गलत है। तो इसको बोलते हैं मानवता प्रवृत्ति। और जो सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति मानी गई है सुपर ईगो, यानी कि परा अहम। इसमें व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि कोई भी काम करेगा तो वह नैतिक तरीके से करेगा, अनैतिक तरीके का कभी भी वह उपयोग नहीं करता। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इड। इड यानी इदम। इसमें व्यक्ति यानी कि अपनी इच्छाओं को तुरंत शांत करता है अनैच्छिक रूप से, यानी किसी भी नियम का पालन नहीं करता है अनैतिक रूप से। किसी तकनीकी के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज या कार्य लाभ में बदल सकता है, तो इसको हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि बालक कोई वस्तु प्राप्त करता है, प्राप्त करने के बाद में कुछ बालक तो उसको फेंक देते हैं, और लेकिन कुछ बालक उस वस्तु को अपने काम की चीज के रूप में बना लेते हैं, तो इसी को हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। समायोजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अप्रोच, दूसरा होता है नेग्लेक्टेड, और तीसरा होता है नेग्लेक्टेड नेग्लेक्टेड। तो यहाँ देखते हैं कि जो अप्रोच को हम बोलते हैं पद्धति। इसमें क्या होता है कि बालक के सामने, किसी व्यक्ति के सामने 2 प्रकार की समस्याएं होती है, परेशानियां होती हैं, जिनमें से वो दोनों ही वस्तुओं से पसंद होती है, लेकिन किसी एक को उसे प्राप्त करना होता है और एक को उसे छोड़ना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति। वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति में अर्थात नेग्लेक्टेड, यानी कि वह 2 वस्तुएं होती है और दोनों वस्तुओं को वह प्राप्त करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसे एक वस्तु प्राप्त करनी होती है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं वर्जन पद्धति। तीसरी पद्धति होती है, तीसरा समायोजन है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसको अप्रोच नेग्लेक्टेड विरोधाभासी पद्धति कहते हैं। इसमें व्यक्ति के सामने 2 परिस्थितियां होती है, और एक परिस्थिति को तो वह प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दूसरी परिस्थिति को प्राप्त नहीं करना चाहता, यानी कि एक को प्राप्त करना चाहता है तो दूसरे को नहीं प्राप्त करना चाहता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जैसे कोई आदर्श बालक है और उस बालक से कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती का नियम होता है कि उसको दंड दिया जाए, और यदि वह दंड से बचता है तो बालक क्या करता है कि यदि वह अपनी गलती को शिक्षक को बताता है तो उसको दंड मिलेगा,
और यदि दंड से वह बचना चाहता है तो वह शिक्षक को बताएगा नहीं अपनी गलती, तो उसके आदर्श को ठेस पहुंचेगी। तो ऐसी स्थिति में वो एक चीज का साथ देता है तो दूसरी चीज को उसको प्राप्त होगी। अगर वह इस तरह की परिस्थितियों के लिए आ जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी पद्धति। एक 5 वर्ष का बालक दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार दोहराता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार दोहराता है। तो इस तरह के लक्षण किस चीज के होते हैं? तो ये होते हैं शेषस्वलीनता यानी कि ऑटिज्म के हैं। इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान लड़की के मन में एक डर बैठा रहता है कि यदि वह ज़्यादा खाना खाएगी तो वह मोटी हो जाएगी, और इस वजह से वह दुबली पतली लड़की भी खाना नहीं खा पाती, और इसी मानसिक डर को ही एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टिता या दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और यहाँ पर दूरदर्शिता दे रखा है, तो दूरदर्शिता के लिए यहाँ कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ बाउंस दिया गया है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक की बिल्ली, इसको व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं। और इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कॉलर कॉपर बर्दाइमर का है, समग्रवादी सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ भी हमें बाउंस दिया गया है। कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करती है? तो यह भारतीय पुनर्वास परिषद, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे ने मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। सबसे पहली अवस्था है संवेदीगामी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था या भाषाहीन अवस्था भी कहते हैं, और इसको हम ये 2 वर्ष तक की होती है, 0 से 2 वर्ष की। फिर दूसरी अवस्था है पराग संक्रिया की अवस्था, इसको हम पूर्व संचालन की अवस्था भी कहते हैं, और ये 2 से 7 वर्ष की होती है, और इसी में बालक बोलना शुरू कर देता है अच्छी तरह से और प्रश्न करना शुरू कर देता है, तो इसी को बोलते हैं पूर्व संचालन की अवस्था। फिर जो तीसरी अवस्था है इसको बोलते हैं हम मूर्त संक्रिया की अवस्था, यानी कि इसको साकार संचालन की अवस्था भी कहते हैं, और इस अवस्था में बालक वैचारिक क्रिया शुरू कर देता है, अर्थात किसी वस्तु को देख करके उसके बारे में विचार करना शुरू कर देता है। चौथी है अमूर्त या औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसको हम औपचारिक संचालन भी कह सकते हैं, और ये 11 से 15 वर्ष की होती है। अब हमारा क्वेश्चन है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा। तो पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन अवस्था यानी कि पूर्व संक्रिया की अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।